हेलो बच्चों। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हम शुरुआत करने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड बहुत कुछ। तो उससे पहले लेकिन आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। और वो कैसे क्लियर होंगे? वो होंगे एनसीईआरटी करके। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, वो सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है पुरानी बुक से, पर जो नई बुक आई है उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, उन 2 एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो। उन दोनों एक्सरसाइज के बाद आपको ये वाली वीडियो देख। अब आप बोलोगे सर वो एक्सरसाइज कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी कैसे अटेम्प्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके लिए भी मैंने अपनी एनसीईआरटी की वीडियोस बना रखी हैं। तो जाओ पहले उन एनसीईआरटी वीडियोस को देखो, उनको अपने बेसिक्स को क्लियर करो, फिर ये वाली वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्रिस्टल एंड क्लियर। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के आते हैं। ठीक है, रेडी हो सब लोग? तो पेन कॉपी सब खोल लो, दिमाग खोल लो, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, जल्दी से एक अच्छे से इन्वायरमेंट में आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर, इट इज बाइसेक्टेड देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 पीसेस ऑब्टेन्ड। अब देखो, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। बच्चे बोलते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, टोटल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया। बेटा ये कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। अब यहाँ पर लिखा टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि टी ऐसे वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जितनी सरफेसेस बन रही हैं उसका फॉर्मूला लगेगा। अगर उसमें वो सरफेस है कि नहीं है ये तो आपको फील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है मतलब वो अंदर से क्या होगा? ठोस होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आपने 2 हिस्से में बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा तो ये पड़ा, ठीक है, और एक हिस्सा आपका ये पड़ा। ठीक है, और ये सॉलिड है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया या जो भी सरफेसेस बननी है उनका एरिया क्या होगा? 3πr²। क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस भी तो बन रही है, जब डिवाइड कर दोगे तो नीचे एक सर्कल भी तो बन जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? 3πr²। इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा? 3πr²। तो टोटल हमारा हो जाएगा 6πr²। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6πr²। तो 6πr² इज करेक्ट आंसर। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। पर कर्व लगेगा या टोटल लगेगा ये तो आपको देखने की जरूरत है ना, क्योंकि जब सॉलिड स्फीयर है तो बीच से काटोगे तो एक लाइन बन जाएगी ना, तरबूज। ये तरबूज से काटते हो तो कर्व तो हो गया 2πr², और तरबूज के ऊपर जो सर्कल बनना है उसका πr² भी तो ऐड करोगे। तो इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो 3πr² होता है। तो 2 हेमिस्फीयर है, तो 3πr² प्लस 3πr², 6πr²। समझ रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट कोड दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब। ठीक है, अब देखो क्यूब है हमारा, ये क्यूब है, ठीक है, 3D शेप में है, स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है। तो इसकी रेडियस बतानी है, लार्जेस्ट राइट कोड दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब, और इसकी एज जो दे रखी है, साइड जो दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर देखिए। तो हम लार्जेस्ट ऐसे ही कट कर सकते हैं ना, इस तरीके से। ये हमारा लार्जेस्ट कट हो जाएगा। लार्जेस्ट कोन इसी तरीके से निकल सकता है। तो जो कोन का डायमीटर है वो उसकी साइड के बराबर है। देखो जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? साइड के बराबर है। तो रेडियस कैसे निकालोगे? इसको 2 से डिवाइड करके। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब 2 स्फीयर के वॉल्यूम के रेशियो दे रखे, क्या दे रखा है? 64:27। तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो क्या होता है? 1/3, सॉरी 4/3 πr³ यही होता है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम है वो r³ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? r³ पे। तो एक बड़े वाले स्फीयर की मैं रेडियस कैपिटल R मान लेता हूँ, और छोटे वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल r मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वॉल्यूम हमारा r³ पे डिपेंड करता है, मतलब r³ अपॉन स्मॉल r³। इनका जो रेशियो दे रखा है वो 64/27 दे रखा है। क्या दे रखा है? 64/27।
अब यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। तो 64/27 का क्यूब रूट ले लो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल आर है भाई, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। अब 64 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो वो आएगा 4, और 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो वो आएगा 3। तो आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये रेशियो आया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो आया है। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 4πr², यही होता है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं सरफेस एरिया है वो r² पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपको कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के स्क्वायर का रेशियो निकालना है, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो 4/3 दे रखा है। तो 4/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/9 और 16:9। तो जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से करने होते हैं। अब ये नहीं देखा कि वॉल्यूम 64 के बराबर है, आप वॉल्यूम को 64 के बराबर करने लग जाओ और वहां से रेडियस कैलकुलेट करो, फिर दूसरा वॉल्यूम 27 के बराबर करो, वहां से रेडियस कैलकुलेट करो। तो रेशियो को, क्वेश्चनों को रेशियो की तरीके से ही डील करना है। तो एक तरीके से क्या करोगे, आपको फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला ही लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट नहीं करनी है, उनको पहले डिवाइड करना है दोनों फॉर्मूलों को। तो जब आप ऊपर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4/3πr³, नीचे भी लिखोगे 4/3πr³, तो 4/3π 4/3π कट जाएगा, वहां से ये आया r³ अपॉन स्मॉल r³। इसलिए हम सीधे जो वेरिएबल है उन्हीं को लिख रहे हैं, क्योंकि रेशियो में कांस्टेंट चीज तो कटी जाती है। तो कैपिटल r³ अपॉन स्मॉल r³ की वैल्यू रखी 64/27, तो यहाँ से हमने रेडियस का रेशियो निकाल लिया। उसके बाद उसने पूछा सरफेस एरिया का रेशियो, तो सरफेस एरिया तुम लिखोगे 4πr² और नीचे भी लिखोगे 4πr², तो 4π तो कट ही जाएगा, तो यही तो बचेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने यही लिख दिया। तो आंसर क्या आया, 16:9। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आ मेसन कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल ऑफ डायमेंशन, तो एक वॉल बनाई गई है, ठीक है, इसकी डायमेंशन ये है, तो इसका मतलब LVH दे रखा है, तो ये दे रखा है L, ये दे रखा है B, ये दे रखा है H, विद द ब्रिक्स ईच ऑफ साइज, और ये ब्रिक का साइज है, एंड इट इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोर्टर। तो जो 1/8 स्पेस है वो मोर्टर कवर्ड कर रहा है। द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। तो ब्रिक्स कहाँ कहाँ लग रही हैं, क्योंकि 1/8 स्पेस तो वही कवर कर रहा है, तो पहले हम स्पेस निकाल लेते हैं कवर्ड बाय द मोटर, ठीक है। तो स्पेस कवर्ड बाय मोटर इज इक्वल टू 1/8। तो 1/8 किसका, 1/8 बॉल का। तो बॉल क्या है, बॉल हमारी L × B × H, ऐसे निकालते हैं ना। तो अभी हम वैल्यूज नहीं पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ये हमारा 1/8 स्पेस जो है मोर्टार कवर कर रहा है। तो यहाँ तो ईंटें लगेंगी नहीं, ईंटें कहाँ लगेंगी, बचे हुए स्पेस में। तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग स्पेस, तो रिमेनिंग स्पेस, तो अपने वॉल में से ये वाला माइनस कर दो। तो वॉल के पूरे वॉल में से हमने वो वाला माइनस कर दिया जहां पर हमारा मोर्टार लग रहा है। मोर्टार मतलब सीमेंट, चूना, बजरी, पत्थर, ये होता है, ठीक है। तो माइनस करो, LBH कॉमन ले लो, L × B × H कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट बचा 1 - 1/8। ऐसे हम लेके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7/8 × L × B × H। अब वैल्यूज पुट कर दो, अब वैल्यूज पुट करो, तो जो हमारा रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग स्पेस वो हमारा आ गया 1/8 × L। L कितना दे रखा है बच्चों, L दे रखा है 270 × 300, 270 × 300 × 350। ये हमारा वो वॉल्यूम है जहां पर ईंटें लगेंगी, इतने में लगेंगी। अच्छा, ये 7/8 है, इतने में लगेंगी ईंटें। ईंटें हर जगह नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ स्पेस तो हमारा सीमेंट, रेता, पत्थर ये भी ऑक्यूपाई कर लेगा ना। तो वो वाला स्पेस हटा दिया, यहाँ इतना जो वॉल्यूम बच रहा है दीवार का, इस वॉल्यूम में ईंटें लगेगी। अब वो पूछा है कितनी ईंटें लग जाएंगी, द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक ईंट का वॉल्यूम पता है, क्योंकि ईंट की भी LVH दे रखी है। तो एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, और फिर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ईच ब्रिक वॉल्यूम, ईच ब्रिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तीनों को, 22.5 मल्टीप्लाई 11.25 8.75, तो 11.25
मल्टीप्लाई 8.75। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो फिर मल्टीप्लाई करते रहो, पीछे पीछे सर आ ही नहीं रहे, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो आपको पता है आपको फाइनल आंसर डिवाइड ही करना है, ऊपर रूम का वॉल्यूम ये या वॉल का वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 ब्रिक का वॉल्यूम। तो जब डिवाइड ही करना है तो पहले डिवाइड कर लो ना, जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए ऊपर रखेंगे तो 7/8 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 डिवाइड बाय 22.5 डिवाइड मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 8.75। तो ये वाला वॉल्यूम ऊपर, ये वाला वॉल्यूम नीचे। अब ऊपर नीचे के नंबर तो कट जाते हैं, तो पहले काटेंगे ना यार, काटने में ज्यादा मजा आता है। डेसिमल हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा, डेसिमल हटाएंगे यहाँ 2 0 बढ़ेंगे, डेसिमल हटाएंगे यहाँ 2 0 और बढ़ेंगे। अब काटते चले जाओ, 5 से काटो, 3 से काटो, जिससे 5 से कट रहे हैं सारे नंबर 5 से काटो, सब कट जाएगा। और आंसर मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके, क्योंकि आपका काम है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अब मुझे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराने, इसलिए टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, मुंह मत देखो, इतनी देर में सॉल्व करो, उसको कैलकुलेट करो, मेरे से जल्दी आंसर बताओ। अब बोलो सर आप तो कैलकुलेटर से कर रहे हो, अरे एक्सक्यूज, आपको एक्सक्यूज बना रहता है हमेशा, कभी बिना एक्सक्यूज के काम किया ही नहीं। तो इसका आंसर आ रहा है 11200, इंटीजर में आंसर आ रहा है, तो निकाल ही लोगे ना। तो ये क्या है, ये ब्रिक्स है, इतनी ब्रिक्स आपको लगेंगी 11200, तो 11200 इतनी नंबर की ब्रिक्स लगेंगी। तो समझ में आया हमने क्या किया। देखो हमें करना वही है, ईट वॉल के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, लेकिन पूरे वॉल पे ईंट नहीं लग रही है ना, वो कह रहा है 1/8 स्पेस तो हमारा मोर्टार ले रही है, तो कितना स्पेस मोर्टार ले रही है, इतना ले रही है, तो कितना नहीं ले रही है, तो पूरे रूम के वॉल्यूम में से उसका वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो ये आ गया। तो इस वॉल्यूम को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, चलो रेडियस है, मान लो ये कोन है, तो हर एक क्वेश्चन को हम पहले पढ़ पढ़ के उसको एनालाइज करेंगे, क्या दे रखा है, डायग्राम बनाएंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो रेडियस है वो हाफ कर दी, तो पहले रेडियस चलो r थी, अब चलो r/2 कर दी, r से r/2 कर दी। चलो कीपिंग द हाइट सेम, हाइट सेम है, ये h है, तो हाइट अभी भी हमारी सेम है, हाइट को चेंज हमने नहीं किया, रेडियस को हाफ कर दिया, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम दैट ऑब्टेन्ड ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की बात करी जा रही है, कौन कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, सिलेंडर में भी आर और एच होते हैं, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब वो कह रहा है आपको निकालना है, पहला तो सिलेंडर ये था और उसके बाद सिलेंडर की डायमेंशन ये हो गई, तो दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, हाइट देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन्ड, जो हमारा अभी आया है, जो सिलेंडर मिला, ये याद रखना, रेशियो आगे पीछे कर दोगे तो ऑप्शन ऐसे हैं 1:4, 4:1, 1:2, 2:1, ऐसे ऑप्शन प्रेजेंट है। तो आपको ये नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, कौन सा सिलेंडर ऊपर रखना है, जो अभी आया है वो वाला सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर रखना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² इंटू एच, तो नई वाली रेडियस तो r/2 है, तो r/2 रख दिया। नीचे नीचे हमारा वही रहेगा ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल हमारा था, ठीक है, पाई से पाई, एच से एच। अब इस तरीके से मत काट देना, वो होल स्क्वायर है, पहले उसको ओपन करो तो वो हो जाएगा r²/4, और ये हो जाएगा r², तो ये आ जाएगा 1/4, तो 1/4 कैसे ले सकते हो, 1:4, 1:4। तो क्या किया, रेडियस पहले r थी, फिर रेडियस r/2 हो गई। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन ना एग्जाम से बहुत आते हैं, इनको समझो कैसे करना है। रेशियो मतलब दो चीज का डिवाइड, तो पहले दो चीजों का डिवाइड करो, आप वैल्यूज पुट करने लग जाते हो, अलग अलग सॉल्व करने लग जाते हो, अलग अलग सॉल्व नहीं करना है। नया सिलेंडर आया, नया सिलेंडर की रेडियस r/2 है और हाइट h है अभी भी, तो आपको पता है जब आप डिवाइड करते हो तो बहुत सारी चीजें कट जाती हैं जो सेम होती हैं, जैसे पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, r² भी कट जाएगा, लेकिन पहले r/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर 4, फिर r² कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:4। रेशियो निकालते समय ये चीज का ध्यान रखना, कौन सा वॉल्यूम ऊपर रखना है, ओरिजिनल वाला या नया वाला जो अभी ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन होंगी। उसके बाद
एक फिगर अपनी तरफ से बना लो, रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करो, अपनी तरफ से एक फिगर बना लो जिसके वेरिएबल खुद से मान लो, जैसे आर और एच खुद से मान लो, फिर जो बोल रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से एक नया फिगर बना लो। अब जो नया फिगर है उसमें देखो हाइट तो उन्होंने सेम ही रखी है, रेडियस को पतला कर दिया, मतलब पतला सिलेंडर होगा, तो इस बार हाइट तो एच ही है, पर रेडियस कितनी हो गई, रेडियस r/2 हो गई। अब ये दो अलग अलग सिलेंडर है, अब ऊपर उसका वॉल्यूम लिख लो, उसका वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा चेंज आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, और जब रेडियस r/2 है तो r/2 रख दो, ठीक है। तो ये है, तो ये कब आएगा, ये पढ़ के नहीं आएगा कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने पेन चला दिया वो आंसर आ गया, एनालाइज करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है, जिससे आप बचते हो। तो अंडर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन सिलेंड्रिकल बेस ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है, पार्शली फिल्ड विद वाटर, ये वाटर है इसके अंदर, ठीक है। इफ द स्पेस कंप्लीट सबमर्ज्ड, तो ये एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, ये इसके अंदर डाल देते हैं, स्फीयर को अंदर डाल देते हैं, और तो वो पूछ रहा है कितना पानी, उसका लेवल, कितना पानी का लेवल बढ़ गया। तो यार एक बार बताओ, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतने लेवल तो बढ़ जाएगा, आप कोई चीज गिलास में डाल रहे हो, तो जो चीज डाल रहे हो उसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो लेवल बढ़ जाएगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वही वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज होना चाहिए, तो हम ऐसा लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, जो वाटर हमारा राइज हो गया उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, चलो बाद में पुट कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, तो वाटर किस में, सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है, तो पाई, उसकी रेडियस कितनी है, चलो बाद में लिख देंगे, अभी कैपिटल लगा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, एच वो है जो वाटर हमारा राइज हो गया, जो हमारा वाटर राइज हो गया वो है, मान लो ये है, ठीक है, स्पेयर का पानी इसमें गिरा है, तो ये वाला मान लो पानी हमारा इतना राइज हो गया, तो ये है एच, ठीक है। अब स्पेयर की रेडियस दी है 9 और सिलेंडर की रेडियस दी है 18, तो स्पेयर की रेडियस है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और ये हो गया हमारा रेडियस, इसकी दी है 18, 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई एच। आप फिर से एक बच्चे गलती करते हैं, बच्चे जो सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या करना है, लेकिन आप वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करे जा रहे हो, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी नहीं है। वो क्या करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम अलग कैलकुलेट करते हैं, वाटर सिलेंडर का अलग करते हैं, फिर दोनों इक्वेट करते हैं, फिर एच की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप स्फीयर का अलग करोगे तो पाई की वैल्यू तुम्हें दोबारा लिखनी पड़ेगी 22/7, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 999 बहुत बार, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, फिर जब सिलेंडर का अलग करोगे तो वही सेम झंझट, और फिर हाइट निकालने के लिए वो नीचे लेके आओगे डिवाइड को, कितना सारा काम कर रहे हो, मतलब कितना टाइम ले रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। जिस बच्चे को स्मार्ट कैलकुलेशन पता है वो तुरंत आपसे निकाल ले रहा है। तो करना क्या है, देखो पाई से पाई तो कट जा रहा है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला इक्वेट करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम करना है, फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूला लिखना है बराबर, उसमें वैल्यूज नहीं पुट करनी है, एकदम से वैल्यूज पुट करने लग जाते हो, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब 18 मल्टीप्लाई में 18 को नीचे ले आओ, देखो अभी जादू दिखाते हैं कितना कुछ कट रहा है, देखो 18 मल्टीप्लाई में 18 को इधर नीचे ले आओ, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, तो एच की वैल्यू कितनी थी। तो इतना सिंपल आंसर आ रहा है, इतना जल्दी आ रहा है, तो फिर उस तरीके से करने ही क्या हुआ है, तो हाइट इक्वल टू 3, तो 3 सेंटीमीटर जो वाटर हो जाएगा वो हमारा राइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट हैज प्लेस्ड ओवर द सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस टू सरफेस एरिया ऑफ शेप्स ऑफ फॉर्म, तो वो कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर ये है हमारा, ठीक है बेटा, इसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर रखा, एक ये है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो पहले इसका कर्व लिख लो, इस वाले का कर्व, इस वाले ऊपर सिलेंडर का, तो कितना होता है कर्व 2πRh, ऐसे इसका कर्व लिख लो 2πRh, लेकिन सिलेंडर सॉलिड है, मतलब ये ऊपर से क्लोज्ड होगा, तो क्लोज्ड होगा तो इसका क्या होगा πr², और नीचे से भी सॉलिड है तो इसका भी क्या हो जाएगा πr²। तो इस तरीके से करना है। अब जो बीच वाला सर्कल है उसकी तो जरूरत ही नहीं ना, वो तो कवर हो गया ना, एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये रख दिया उसके ऊपर, तो ये वाला सर्कल तो क्लोज हो गया ना,
तो आपको इसके ऊपर वाला सर्कल लेना है, इसके नीचे वाला सर्कल लेना है। इसलिए फॉर्मूले से ज्यादा ये ध्यान दो कि फॉर्मूला आया कहां से। अगर आपने फर्स्ट क्लास में ये ध्यान दिया होता कि फॉर्मूला कहां से आया है, तो आप ये क्वेश्चन फटाक से कर लेते। और जिसने फॉर्मूला रटा होगा उसने क्या किया होगा, ऊपर वाले सिलेंडर का टोटल लिख दिया, नीचे वाले सिलेंडर का टोटल लिख दिया, दोनों का प्लस कर दिया। अरे दोनों को टोटल कैसे ले सकते हो, ये वाला सर्कल तो कवर हो गया ना, ऐसे नीचे वाले सिलेंडर का ऊपर वाला सर्कल कवर हो गया। तो आपको इस समय सरफेस कौन सी दिख रही है, मान लो ये वाला, आप ये सिलेंडर है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, ये सिलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो अभी इसमें कौन सी दिखेंगी आपको, ऊपर वाली सरफेस दिखेगी, नीचे वाली सरफेस दिखेगी और कर्व दिखेगा। तो वही मैंने किया, दोनों का कर्व और ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल। तो 2 पाई आर एच हो गया 4 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आ सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर ऑल है इक्वल बेस, दोनों के बेस सेम है, मतलब तीनों बेस सेम है, मतलब रेडियस सेम है, सिलेंडर है। एंड इक्वल हाइट, उनकी हाइट भी सेम है, मतलब आप बना लो, देखो फिगर को जरूर बनाया करो, 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, बट आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, मतलब भटकते रहोगे सर ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं, कैसे निकालें। इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में छुपी होती है, आप पढ़ते नहीं हो ढंग से और उसको एनालाइज नहीं करते हो। तीनों की रेडियस सेम है और तीनों की हाइट भी सेम है। और हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, हेमिस्फीयर की हाइट उसकी रेडियस ही तो होती है। इसका मतलब ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है, क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट तो उसकी रेडियस ही होती है और तीनों बराबर है, इसका मतलब तीनों की हाइट आर 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 है। अब तीनों के वॉल्यूम का रेशियो लिखना है, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, पहले सिलेंडर, कहाँ गया मैं, हाँ पहले सिलेंडर फिर कोन फिर हेमिस्फीयर। ठीक है। अब देखो एच तो आर के बराबर है, तो एच की जगह आर रखोगे तो ये पाई आर क्यूब, ये भी पाई आर क्यूब, ये तो है ही पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब कट गया, तो 1:1/3:2/3। अब क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कट जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 3:1:2। क्या आ जाएगा 3:1:2। तो एक बार ऑर्डर चेक कर लेना, आंसर यही है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में क्या हो, पहले कोन हो फिर सिलेंडर हो फिर हेमिस्फीयर हो, या हो सकता है पहले हेमिस्फीयर हो फिर कोन हो फिर सिलेंडर हो। तो ऑर्डर बहुत जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन इसी टाइप से। आप अपने सारे ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन इसी टाइप के हैं, 3:1:2 1:2 3 1:2 3 2 1। तो हमारा अभी क्या आ रहा है, अभी हमारा 3:1:2 आ रहा है, तो 3:1:2 हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, तो अभी के हिसाब से हमारा 3:1:2 इज द राइट आंसर। द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3। तो एक वायर है, तो वायर किस फॉर्म में होता है, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। अब ये चीज नहीं लिखी होगी, सर वायर तो कैसे भी हो सकता है, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो। जनरल फॉर्म में किस टाइप पे मिलता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, पतला सा सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। तो रेडियस की जो है वो 1/3 हो गई है, 1/3 हो गई है, इसका मतलब पहले आर होगी, अब उन्होंने रेडियस को घटा के 1/3 कर दिया, मतलब तार को पतला कर दिया और रेडियस पतली हो गई r/3। तो अब 1/3 किसका, पुरानी वाली रेडियस का 1/3। तो ये लिखने की जरूरत है कि पहले रेडियस r थी तो अब r/3 होगी। हो सकता है रेशियो पूछा हो, तो दो चीजों की हमें वैसे जरूरत पड़ेगी रेशियो में। इफ वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, तो अब देखो उन्होंने क्या पूछा, देन द लेंथ विल बिकम, तो उन्होंने लेंथ का रेशियो पूछा है, या नई लेंथ कितनी हो जाएगी ये पूछा है। तो पुरानी लेंथ को मान लो l और नई को मान लो l डैश। ठीक है, l डैश हमें निकालनी है, या कुछ भी मान लो। पर उन्होंने बोला है दोनों का वॉल्यूम हमारा सेम है, तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दो और आपकी नई लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आपकी नई लेंथ आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² होता है ना, तो पाई r²l, और इसका पाई r/3 का स्क्वायर इंटू l। आपको l डैश की वैल्यू निकालनी है, दोनों वॉल्यूम को बराबर कर देना है। तो अब ये बताओ बिना वेरिएबल एज्यूम किए ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आपको इस तरीके से बराबर करना है, जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई चीज आपको दे रखी हो, डेटा दे रखा हो। बिना डेटा के भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में ज्यादातर हर चीज कट जाती है। अभी देखो
तो पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू एल डैश। तो पाई आर स्क्वायर कट गया, एल नहीं कटा, सॉरी। ठीक है, तो एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 9 को उधर भेज दो, 9 एल आ गई। मतलब जो हमारी नई वाली लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ के 9 गुना हो गई है। तो हमारी नई वाली जो लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ की कितनी हो गई, 9 टाइम्स हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चन की रेडियस हाफ हो गई है तो वॉल्यूम बताओ कितना बढ़ जाएगा, रेडियस टू टाइम हो गई तो बताओ कितना बढ़ जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चंस में आपको वेरिएबल मानने की जरूरत है। पहले एक पुरानी फिगर बनाओ, अपने हिसाब से फिगर बनाओ, जिसकी हाइट आर है, हाइट एच है, रेडियस आर है, इन ये मान लो। उसके बाद बोलेंगे रेडियस 2r हो गई है, रेडियस डबल हो गई, तो r को 2r कर दो नई फिगर में। हाइट हाफ हो गई है तो h की जगह h/2 लिख दो। फिर वो पूछेगा दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकालो, ऊपर वाले का वॉल्यूम लिख दो, नीचे वाले वॉल्यूम लिख दो, दोनों रेशियो निकालो। अब इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करना था, दोनों वॉल्यूम बराबर है। उसमें बोला था इफ वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है। तो वॉल्यूम को हमने बराबर कर दिया, बराबर किया तो भाषा में पता चल गई जो नई लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ के 9 टाइम्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। A conical tent with base radius 7 meter and height 24 meter। तो ये कोनिकल टेंट है जिसकी हमारी जो बेस रेडियस है बेटा वो दे रखी है 7 मीटर, और जो हाइट है वो दे रखी है 24 मीटर। हाइट 24 मीटर दे रखी है। अभी कोनिकल टेंट है, टेंट मतलब कपड़ा टाइप, कपड़े से बनता है ना टेंट, ओपन होता है नीचे से। अब ये जो बनाया जा रहा है ये कपड़े से बनाया जा रहा है, जिसकी विड्थ दे रखी है हमें 5 मीटर, लेंथ निकालनी है। तो यार देखो ये यूज है वाइड, वाइड मतलब विड्थ, और आपसे लेंथ पूछी है, इसका मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो वो कभी देंगे नहीं कि रेक्टेंगल कपड़ा है क्या है। आप खुद सोचो ना, 5 मीटर वाइड, तो विड्थ हम किस में यूज करते हैं, रेक्टेंगल में यूज करते हैं। उसने लेंथ पूछी है तो लेंथ को हमने एल मान लिया। अब एक कपड़े से हम कोन बना रहे हैं, तो उसी कपड़े से तो कोन बनना है, तो जो एरिया कोन का होगा वही तो एरिया कपड़े का होगा। तो कोन का एरिया क्या होता है, तो कोन का एरिया क्या होगा बताओ, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे से ओपन होगा, टेंट टेंट बनाया जा रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। चलो इसके एल में अलग यूज कर दे रहा हूँ, लेंथ हाइट, वरना चलो इसमें मैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिख देता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ लेंथ लिख देते हैं। अब चलो कोन की एल कैसे निकालोगे, कोन की हाइट दे रखी है, हाइट दी है 24, रेडियस दिया है 7, है ना, 7 दी है रेडियस, तो कोन की एल कैसे निकलेगी। तो एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, तो ये हो गया 625, और 625 को इसका स्क्वायर होता है 25 का। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 25, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 25, सॉरी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आ गई 25, स्लैंट हाइट। चलो अब फॉर्मूले में पुट करो तो 22/7 इंटू रेडियस दे रखी 7 इंटू स्लैंट हाइट आ गई 25 इक्वल टू लेंथ हमें निकालनी है, और ब्रेथ उसने 5 दे रखी है मेरे हिसाब से। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ब्रेथ दे रखी है 5। चलो 7 से 7 कट गया, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करो जरा 22 की 5 से, तो ये आ गए 110, 110 मीटर सेंटीमीटर, अपने हिसाब से यूनिट लिख लेना, मीटर दे रखा है तो मीटर लिख लेना, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लिख लेना। तो हमने क्या किया, एक कपड़े से कोन बना रहे हैं तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसी कपड़े से तो कोन बनना है, तो जो कपड़े का एरिया होगा वही हमारे कोन का एरिया होगा। तो कोन, अब ये समझने की जरूरत है कि सर टी ऐसे लगाए सी ऐसे लगाए, एक ही सवाल पूछ रहे तो सोचो ना टेंट कैसा होता है, टेंट नीचे से बंद थोड़ा होता है, टेंट सिर्फ कर्व होता है ना, तो क्या लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब बताओ आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस ठीक थे और आपने खुद से कितने ट्राई किए थे। तरीका तो पता है ना क्वेश्चंस करने का, कि हर वीडियो में बताना पड़ेगा। वीडियो पहले क्वेश्चंस देखना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद का दिमाग लगाना है, एक बार ट्राई करना है,
फिर मेरी वीडियो रिज्यूम करनी है, फिर वीडियो देखनी है। ऐसे प्रवचन की तरह सुनते रहोगे तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर सुनते ही चले जाओ, कुछ होने का नहीं। ठीक, तो 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद दोबारा से आके वीडियो देखो। ठीक है, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। अब हम करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाद। अब हमारा टर्न आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो ये सीबीएसई 2022 में पूछा गया था, बहुत ही इजी सवाल है। सवाल ये है कि आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है जो कि है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 56 सेंटीमीटर। तो हमारा कोण कैसा होता है? कोण हमारा कुछ इस टाइप का कोण दिखता है। इसकी हाइट आपको बेटा निकालनी है, तो हाइट को मान लो h, और रेडियस बेटा आपको दे रखी है 56 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सर ये एल क्या है? एल इज स्लैंट हाइट। तो पहले इस फॉर्मूले से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एल और आर का यूज करके हम हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया पटक दो, पाई की वैल्यू 22/7 पटक दो, रेडियस की वैल्यू 56 पटक दो, एल की वैल्यू निकाल लो, 7 8 जा 56। 22 और 8 दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों को नीचे लाके डिवाइड कर दो। सो दिस इज 22, दिस इज 8 इज इक्वल टू एल। अब 22 और 8 की मल्टीप्लाई मत कर लेना पहले, कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। डिवाइड पहले कर लो ना, आप रिड्यूस कर लो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 6 जा 12, सॉरी ये जीरो कहां से लग गया। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 0 क्या आ गया 6160। उसके बाद 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड हो रहा है देखो पूरा का पूरा। 11 5 जा 11 5 जा 55 बच्चा 6, 11 6 जा 0, ये आया नीचे 8। तो 8 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 8 की टेल में 56 आता है, 7 8 जा 56 होता है शायद, है ना। 7 8 जा 56, यस। तो 8 7 8 जा, तो ये आ गया 70। एल की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो एल की वैल्यू आपकी 70 आ गई है। अब आपको एच निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनना है। देखो यहाँ पर ये कोन में राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, जहां पर ये हमारी एच है, ये हमारी एल है, ये हमारी आर है। तो इन तीनों में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। और एल की वैल्यू दे रखी 70, तो ये हो गया 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, पर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया 70 का स्क्वायर 4900। फिर उसके बाद आता है 56 मल्टीप्लाई 56, तो ये आया 3136 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। चलो अब मैं इन दोनों को घटाने जा रहा हूं, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1764। अब एच स्क्वायर की वैल्यू 1674 है, 1764, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है। तो एच की वैल्यू क्या होगी, तो इधर स्क्वायर रूट निकाल लो। अब सर इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? अरे बेटा फैक्टर कर लो ना, एग्जाम में इधर उधर चौचे आने से अच्छा है इसकी फैक्टर कर लो, जो पेयर बनना होगा वो बाहर आ जाएगा। एंड मुझे लगता है सारे पेयर बन जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 42। तो ये नंबर 42 का स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर कर लेना, जो पेयर बनना है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। जो भी यूनिट हो वो यूनिट लिख देना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मिलीमीटर जो भी हो वो यहाँ पर लिख देना, ये हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना। फिर उसके बाद है टू कोन्स विथ सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर ज्वाइंट टुगेदर। तो दो कोनों को एक साथ चिपका दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने चिपका दिया है। तो एक की हाइट दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की हाइट सेम है। तो हाइट दे रखी है और ये है रेडियस, तो ये रेडियस दे रखी है, रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सेम।
तो यार एक बात बताओ मेरे को, दो कोन है, दोनों कोनों को जोड़ दिया, अब जो आपको बाहर से एरिया दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ऊपर वाले कोन का कट दिख रहा है और नीचे वाले कोन का कट दिख रहा है, क्योंकि सर्कल तो दोनों का चिपक गया है बीच में, तो बाहर से जो खिलौने की शेप में सर्कल कहाँ दिखेगा, सर्कल की शेप बनेगी ही नहीं बाहर से। तो जो खिलौने का इसका पाई आर, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो दोनों का आप कर्व सरफेस एरिया लिख लो, तो जो कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो ये होता है 2 पाई आर एल, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो आप कैसे निकालोगे, अरे निकालना ही क्या है, निकालने के लिए बच्चा ही क्या है, रेडियस दे रखी है 8, 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 8 तो डायमीटर दिया है। अच्छा 8 रेडियस दी है, रियल में रेडियस दी है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और आपको भी कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। 8 इज रियल में रेडियस, 8 इज रियल में रेडियस, तो डायग्राम मुझे एक्चुअल में यहाँ से बनाना चाहिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 8 रियल में रेडियस दी, लेकिन सर एल तो दिया ही नहीं सर, एल तो दिया ही नहीं, तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना दिया, एच तो दिया है 15 का स्क्वायर, रेडियस कितनी दी है, रेडियस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 189, और ये किसका स्क्वायर होता है, 289, यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर आप, 289, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का, तो एल की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ जाएगी एल इक्वल टू 17, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना 289 का, और स्क्वायर याद नहीं है पहली बार, तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और नहीं है फैक्टर कर लेना अगेन, तो फैक्टर होंगे ही नहीं क्योंकि 17 का स्क्वायर है ये तो, और 17 एक प्राइम नंबर है तो क्या फैक्टर करोगे, 17 गुणा 17 ही होता है 289, तो याद होनी चाहिए 17 की आ गया, तो हमें एल की जगह क्या रखना है, 17 रखना है, तो ये आ गया, कुछ कट ही नहीं रहा है, डेसिमल में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले आप लोगों के लिए फ्रैक्शन निकाल देते हैं, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हो, तो हीरो बनने की कोई मत करना, आप अपना आंसर 5984 डिवाइड बाय 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना ही छोड़ देना, टाइम आपके पास है और आपको अच्छे से आता है डिवाइड करना, तो आप डिवाइड कर देना, ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर 854.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे ये 17 नहीं है, नीचे ये 7 है, इसलिए कह रहा हूं अपने हिसाब से करो, मैं समझा रहा हूं ना आपको हर एक स्टेप, बस इनफ है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड भी देख के करोगे क्या, ठीक है। चलो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, फिर से वही बात, बार बार वही बात पूछ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, और बेस भी सेम है, बेस का सेम मतलब है अगर ये आर है तो ये भी आर है, और दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट हमारी एच है, इसकी भी एच है उसकी भी एच है, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, तो इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, और डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अगर मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखूं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और इन दोनों का रेशियो आपको 8/5 का दे रखा है, तो मैंने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बताया था, अगर कहीं रेशियो के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप क्वेश्चंस, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला को डिवाइड करो, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स कट जाती हैं, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो 2h/L का रेशियो आ गया 8/5, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि h/L का रेशियो है 4/5, h/L का रेशियो क्या आ गया 4/5, so that the ratio between radius and the base of the height is 3/4, और हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए, प्रूव हमें ये करना है R/H इज इक्वल टू 3/4, हमें R और H प्रूव करना है, तो लेकिन रिलेशन तो हमारा H और L में निकला, रिलेशन तो H और L में निकला, अब सर R और H के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला नया नहीं है,
इस फॉर्मूले में अगर L की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ H और इन टर्म्स ऑफ R, तो पूरे ये इक्वेशन H और R में हो जाएगी। यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो L की वैल्यू यहां से निकाल लो, देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5H इक्वल टू 4L आएगा। 4 मल्टीप्लाई में 4 से डिवाइड करोगे तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5H अपॉन 4। L की क्या वैल्यू आ जाएगी? 5H अपॉन 4। अब 5H अपॉन 4 यहां रख दो, स्क्वायर है, स्क्वायर करना मत भूलना। अब 5 का स्क्वायर 25, H का स्क्वायर H स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H स्क्वायर को उधर ले जाके माइनस कर दो ताकि लाइक टर्म्स हैं तो एक साथ रखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो H स्क्वायर को इधर माइनस कर देते हैं। अब यहाँ नीचे 1 लिख के हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना आता ही है। 25H स्क्वायर माइनस 16H स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल टू R स्क्वायर। 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज 9H स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल टू R स्क्वायर। अब R का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर लग जाएगा अंडर रूट 9H अपॉन 16 इक्वल टू R। अब H स्क्वायर तो ऑलरेडी किसका स्क्वायर होता है? H का स्क्वायर होता है, तो बाहर आ जाएगा। और 9 किसका होता है? 3 का होता है। 16 किसका होता है? 4 का होता है, तो ये हमारा आ जाएगा। और H को अब देखो H अपॉन R का रेशियो निकालना है कि R अपॉन H का? R अपॉन H का निकालना है। तो R अपॉन H का निकालना है तो H ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 3 अपॉन 4 इक्वल टू R अपॉन H। तो देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा और आपके पास क्या आया है। पहले हमारे पास जो रिलेशन आया था वो H और L में आया था। मान लो ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता तो पहला पार्ट होता व्हाट इज द रेशियो ऑफ H एंड L, हाइट एंड स्लैंट हाइट, तो पहले आंसर आ जाता 4/5। सेकंड पार्ट होता व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस एंड हाइट में हमने क्या किया, फिर आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए ना इसमें तीनों का रिलेशन और L H R, तभी तो रेशियोज निकाल पाओगे एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए एक ही रिलेशन होता है, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा अगर प्रैक्टिस की होगी कि L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी क्योंकि L की हमें जरूरत ही नहीं है, जहां हम जो चीज हम प्रूव करने वाले हैं उसमें L का कोई काम ही नहीं है। तो जब L का कोई काम नहीं है तो L की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। L की वैल्यू यहाँ से निकाली 5H अपॉन 4 आई और यहाँ पर लगी पटक दी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेके H को उधर डिवाइड कर दिया तो R अपॉन H की वैल्यू 3/4 आ गई। अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हो सकता है इसमें ऑप्शन ना हो, तो ध्यान से देख लेना कि R अपॉन H पूछा है कि H अपॉन R पूछा है, L अपॉन H पूछा है कि H अपॉन L पूछा है, तो ये चीजें ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको आना ही चाहिए और कर लेना, ठीक है। सिलेंड्रिकल टब, एक सिलेंड्रिकल टब है whose diameter is 12 सेंटीमीटर and 15 is full of आइसक्रीम। तो एक सिलेंड्रिकल है टब जो पूरा लबालब आइसक्रीम से भरा हुआ है। लबालब क्या है? आइसक्रीम से भरा है। चलो इसके अंदर आइसक्रीम भर देते हैं, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक है, आइसक्रीम से। और इसकी जो डायमीटर दे रखा है बेटा, डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है और ये बताया है ये पूरा लबालब भरा हुआ है। द होल आइसक्रीम इज डिवाइडेड इनटू 10 चिल्ड्रन। ये पूरी जो आइसक्रीम है ये 10 बच्चों में बांटनी है। कितने बच्चों में? 10 चिल्ड्रंस में। 10 चिल्ड्रन ने बांटनी ये वाली आइसक्रीम हमको। इन इक्वल आइसक्रीम कोन्स, किस में बांटनी है? कोन में बांटनी है। कोन शेप में बांटनी, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर ऐसा करके हेमिस्फीयर बना होगा। तो ये जो आइसक्रीम है, ये जो आइसक्रीम है, ये ऐसे आपको 10 कोन बनाने हैं, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बेस, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बेस, तो डायमीटर अगेन हम क्या करते हैं, इसका डायमीटर मान लेते हैं, तो रेडियस हम मान लेते हैं, चलो r, रेडियस मान लेते हैं r, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r, डायमीटर 2r हो जाएगा। विथ कोनिकल समझ में हमें द हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, तो जो इसकी हाइट है, हाइट को मान लेते हैं h, तो जो h है इज इक्वल टू 2d, ट्वाइस ऑफ डायमीटर, और डायमीटर कितना है? 2r, डायमीटर को कैसे लिखते हो? 2r, तो यहाँ लिखोगे 2r, तो h की वैल्यू जो हो गई वो 4r के बराबर हो गई। मतलब डायमीटर की दूनी है, रेडियस के 4 टाइम है, एक ही बात है, ठीक है। ये आ गई। फाइंड द डायमीटर ऑफ कोनिकल पोर्शन ऑफ आइसक्रीम, तो कोनिकल पोर्शन ऑफ आइसक्रीम निकालना, कैसे निकालोगे देखो। अब मेरे को एक बात बताओ,
आपके पास सिलेंड्रिकल आइसक्रीम से भरा हुआ है, उसी आइसक्रीम को यूज करके आपने 10 कोन बनाए, तो इन 10 कोन में वही आइसक्रीम है जो आपकी सिलेंड्रिकल में आइसक्रीम थी। तो जो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होगा वही वो 10 कोन के 10 जो भी शेप बननी है उनका वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि ऐसे 10 कोन बनने। अब आइसक्रीम में शेप क्या है, आइसक्रीम में एक तो हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई 10, और इधर क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये दोनों साइड के वॉल्यूम हमारे बराबर होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को तो आइसक्रीम को यूज करके हमने ये बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं सीधे रख देता हूँ पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है सिलेंडर की 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 15। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस हमने खुद आर एज्यूम करी है। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू अभी हमने निकाली है, एच की वैल्यू 4r आ रही है, तो यहाँ पर हमने लिख दी 4r मल्टीप्लाई 10। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप करो, घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीज नहीं है वो एज्यूम कर लो, और कुछ ना कुछ रिलेशन उसने दिया होगा जिससे आपका एक वेरिएबल अलग हो जाए। तो एच की जगह हमने देखो 4r डाल दिया, पूरी इक्वेशन आर आर, पूरी इक्वेशन किस में हो गई, पूरी इक्वेशन देखो आर आर में हो गई। ठीक है, ऐसी जगह जब आप 4r डालोगे तो पूरी इक्वेशन किस में होगी, आर आर में होगी। ठीक है, तो ये हो गई 22/7। अरे पाई की जगह 22/7 में रखो, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, बहुत ही इजी तरीका। देखो यहाँ पर पाई की जगह पाई रहने दो, ये रखो 36, ये रखो 15, और ये 10 मल्टीप्लाई में 10 को इधर लाके डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू यहाँ से पाई बाई 3 आर स्क्वायर आप कॉमन, देखो यहाँ भी आर क्यूब है और यहाँ भी पाई आर क्यूब है 3, तो 2/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, तो ये पूरा कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 1/3 चला गया, पाई भी चला गया, आर क्यूब भी चला गया, 4 की जगह 2 चला गया, 2 बचा से क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो पाई इंटू 36 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू 3, 1 + 2 3, तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 से और इधर डिवाइड कर दो, तो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, आर क्यूब बराबर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा। चलो जो चीज रिड्यूस हो रही है उन्हें रिड्यूस करते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 36 बच रहा है ऊपर, नीचे बच रहा है 4, तो 4 9 जा 36, 4 9 जा, ठीक है, तो 9 और मल्टीप्लाई 3, तो 9 के ऐसे फैक्टर, तो ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इधर आर क्यूब है, तो क्यूब उधर लेंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अपनी यूनिट लिख लेना सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस 3 आ गई। क्यों कैसे आई, इधर आर क्यूब था, इधर क्या था 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है आपको 3 3 के पेयर बनाने होते हैं, जिनका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो पूरे का तो पेयर बन गया 3 का, मतलब पेयर मतलब 3 का आपको बनाना है, तो बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और मेरे हिसाब से शायद रेडियस ही फाइनल डायमीटर। ओके, देखो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, उसने डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर इज नॉट 3, डायमीटर 6, क्योंकि डायमीटर हमारा 2 टाइम्स होता है। तो देखो कितना जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो डायमीटर इज 6। ठीक है, यूनिट लिख लेना, डायमीटर जो हमारा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, वो 3 नहीं है, 3 हमारी रेडियस है। ओके, चलो, a sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular cylinder vessel partly filled with water। तो एक स्फीयर है और इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसको एक हमने सिलेंडर में गिरा दिया, सिलेंडर सिलेंडर गिरा दिया। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बेसिकली 12 सेंटीमीटर, और इसका भी डायमीटर दे रखा है बेटा, वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड वाटर, वाया हाउ मच विल बी द वेटर ऑफ लाइवल डिश। अब वो कह रहा है जब सिलेंडर में पहले से ही पानी गिरा हुआ है, सिलेंडर में पहले से ही थोड़ा पानी है, ठीक है, सिलेंडर में क्या है,
सिलेंडर में आपका पहले से ही थोड़ा पानी है। अब जब स्फीयर गिराओगे उसमें पानी में, तो थोड़ा पानी का लेवल गिर जाए, इंक्रीज हो जाएगा। मान लो जो पानी का लेवल है वो इतना इंक्रीज हो गया, तो पानी का लेवल इंक्रीज तो सिलेंड्रिकल में ही हो रहा है, मतलब जो हाइट हमारी इंक्रीज हुई है वो भी सिलेंड्रिकल शेप ही बना रही है, ठीक है। अब मान लो एच हाइट इंक्रीज हो गई, तो जो एच हाइट इंक्रीज हुई है, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो वॉल्यूम किसके बराबर है? वो वॉल्यूम स्फीयर के बराबर ही तो होगा। जो चीज आप अंदर डालोगे उतना ही पानी तो ऊपर उठेगा या उतना गिरेगा, समझ रहे हो? जैसे आपने मान लो एक बाल्टी में ईंट डाली, जितना पानी बाहर गिरेगा वो पानी किसके बराबर है? वो ईंट के ही बराबर है, ईंट के वॉल्यूम के बराबर है। तो जो चीज आप अंदर डाल रहे हो उसी वॉल्यूम का पानी या तो ऊपर उठेगा या पानी गिरेगा। अगर पूरी बाल्टी भरी हुई है तो गिर जाएगा। तो जो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वही तो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा या उतनी तो राइज होगा जितना हमारा वॉल्यूम आप डाल रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 2/3 पूरा स्फीयर है, तो पूरा स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी रेडियस है 6, लेकिन रेडियस नहीं वो डायमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। अब आपको सिलेंड्रिकल फॉर्मूला यूज करना है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट। तो हाइट जो हमने मान ली वो एच मान ली कि एच पानी हमारा राइज हुआ है, तो पाई से पाई कट गया, 4/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 6 का स्क्वायर है वो नीचे लाके मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3 से 3 कट गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, तो हाइट की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से हमारा वाटर राइज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमने एक बर्तन में दूसरे कुछ चीजें ड्रॉप कर दी हैं तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा। तो जितना पानी बाहर निकल जाएगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम उसी के बराबर होगा जो आपने डाला है। तो जो चीज आप डाल रहे हो, स्फीयर, कोन, जो भी आप डाल रहे हो, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, उतना ही पानी बाहर निकल के गिरेगा। समझ रहे हो? रामपाल डिसाइडेड डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट्स। ठीक है, 10 जो टेंट है वो उसे डोनेट करने, टेंट जो हम लगाते हैं, कैंप्स वगैरह लगाते हैं जिसके अंदर हम रहते हैं, तो उनको टेंट्स बोलते हैं। कोनिकल इन शेप, तो वो हमारे क्या है? कोनिकल शेप में है। तो ठीक है, जो हमारे टेंट्स हैं वो कोनिकल शेप में है, वो की वेरी गुड। विद बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो जो बेस का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर, तो जिनकी हाइट है वो 24 मीटर है, और ये भी मीटर है। ठीक, टू अ सेंटर इंडिकेट पर्सन बिल पे द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवस इज ₹40 पर मीटर, फाइंड द अमाउंट व्हिच एग्जांपल हैव द सेंटर। तो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवस इज 40 पर मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 40 रुपए। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने टोटल कपड़ा कितना खरीदा टेंट बनाने के लिए, क्योंकि जो आपने कपड़ा खरीदा है वो रेक्टेंगल शेप में है, क्योंकि उसने देखो ब्रेड्थ दी हुई है। तो ब्रेड्थ समझ जाया करो कि रेक्टेंगल शेप में उसने कपड़ा खरीदा है। तो रेक्टेंगल शेप में अगर उसने कपड़ा खरीदा है तो रेक्टेंगल शेप की जो लेंथ है वो एल मान लो, और ब्रेड्थ तो उसने 2 मीटर दी है। इसी कपड़े से हमारे टेंट बनने हैं। कितने टेंट बनने हैं? 10 टेंट बनने हैं। तो 10 से एंड में मल्टीप्लाई मत करना भूलना, ठीक है। 10 टेंट बनाए जा रहे हैं इसी कपड़े को यूज करके। तो कितनी लेंथ लगेगी वो आपको निकालना है। फिर लेंथ निकल जाएगी तो कॉस्ट भी निकल जाएगी, क्योंकि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 40 रुपए है। तो आप देख लेना आपका कितनी लंबाई का कपड़ा लग रहा है, उतनी हमारी कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे बताओ? ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हमने किया। तो देखो जो एरिया हमारा सरफेस एरिया इसका होगा, इस कपड़े का, वही सरफेस एरिया इन 10 कोन में तो यूज हो रहा है, 10 टेंट में यूज हो रहा है। तो 10 टेंट का जो सरफेस एरिया होगा वही इस कपड़े का यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैनवास, वॉल्यूम नहीं सॉरी, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू एरिया ऑफ 10 टेंट्स। और कैनवास का एरिया तो सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एल मल्टीप्लाई 2। और जो 10 टेंट्स हैं, तो टेंट कोनिकल शेप में है, लेकिन टेंट्स तो नीचे से ओपन होते हैं, तो हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो 10 मल्टीप्लाई पाई आर। अब इसकी जो एल है वो मैं कैपिटल एल से ले लेता हूँ, स्लैंट हाइट कैपिटल एल, वरना आप कंफ्यूज आओगे सर इसमें भी एल इसमें भी एल। अब स्लैंट हाइट की वैल्यू आपको निकालनी आती है,
अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था स्लेंट हाइट का, अभी क्या बहुत बार बताया, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस दे रखी है, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 5 76 इक्वल टू 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ पर जो स्लैंट हाइट की वैल्यू है वहां हमें 25 रखनी है, तो स्लैंट हाइट की जगह हम 25 रख देते हैं और बाकी सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो L मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल, और मल्टीप्लाई 10 करना मत भूलना क्योंकि ऐसे 10 टेंस हैं। तो 7 से 7 कट गया, 2 11 जा, तो जो हमारी लेंथ की वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 11 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ गई 2750 मीटर। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हुई है तो इतने मीटर का हमारा कपड़ा यूज होगा। तो कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है, तो टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 2750 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 110,000 रुपीज। इतनी हमारी कॉस्ट लगेगी, मतलब 1 लाख समथिंग, 1,10,000 इतने हमारे रुपए लगेंगे। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। एंड कैलकुलेशन के अलावा बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही होगा कि जो हमारा कैनवस का एरिया है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, कैसे पहचाना है रेक्टेंगल, क्योंकि विड्थ दी है क्वेश्चन में, तो विड्थ तो रेक्टेंगल की ही होती है, तो रेक्टेंगल से ही तो आप कौन बना रहे हो, तो जो इनका एरिया है वो कौन के एरिया के बराबर होगा, तो एक बार लेंथ निकल जाएगी तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट दी थी वो पर मीटर के हिसाब से दी थी, इसलिए आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि कॉस्ट किस चीज की दी हुई है। तो 40 पर मीटर, इसका मतलब लेंथ की कॉस्ट है। ठीक है, 16th, तो a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure। ओके, फिगर तो है ही नहीं, चलो मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये फिगर है, चलो गिलास है, ठीक है। The inner diameter of the cylindrical glass, the inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass is a hemispherical raised portion। तो कह रहा है जो बॉटम है वो ऐसे रेज्ड है ऊपर से, ताकि जूस थोड़ा कम आए, तो वो इस तरीके से चीटिंग करते हैं आप लोग के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनर डायमीटर जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो हाइट दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। हाइट कितनी दी है आपको, 10 सेंटीमीटर दी है। अब वो कह रहा है फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी। अपरेंट कैपेसिटी मतलब आपको कितना कैपेसिटी दिख रही है। अब आप बाहर से देखोगे तो आपको तो सिलेंड्रिकल ही दिखेगा, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको लग रहा है कि ग्लास सिलेंड्रिकल शेप में, पर एक्चुअल में तो ग्लास सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है। तो अपरेंट का मतलब आपको कितनी कैपेसिटी उसकी दिख रही है, तो अपरेंट कैपेसिटी मतलब सिलेंड्रिकल का निकाल लो। तो सिलेंड्रिकल का क्या होगा, हमारा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई दे रहा है 22/7, रेडियस कितनी दी है 5/2, क्योंकि 5 तो डायमीटर है तो उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रेडियस। हाइट दे रखी है आपको 10, हाइट कितनी रखी 10, तो निकाल लो। तो 2 5 जा 10 और 2 11 जा, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 1375 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको कैपेसिटी दिखने वाली है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, समझ गए, ओके। अब वो कह रहा है व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी अगर एक्चुअल में बात करी जाए तो कैपेसिटी तो बस इतनी है, कितनी, सिलेंड्रिकल माइनस स्फीयर, नीचे वाला स्फीयर भी तो घटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो चूस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो नीचे से उठा हुआ है ना, जो आपका जो गिलास है वो नीचे से इतना उठा हुआ है अंदर की तरफ। तो जब आप बाहर से देखोगे तो लगेगा अरे वाह कितना बड़ा गिलास है, लेकिन जब अंदर देखोगे अरे ये चीज तो उठी हुई है। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, आपको सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम में से या हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी एक्चुअल कैपेसिटी आएगी। तो एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल टू 1375/7 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, वही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, तो रेडियस कितनी होगी 5.2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5.2, तो 1375 डिवाइड बाय 7 माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 5/2 5/2
इंटू 5/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 2 11 जा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 वही आएगा जो हमने कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा आ जाएगा 1375 अपॉन 7 माइनस वो भी सेम आ रहा है लेकिन नीचे 6 है शायद। ठीक है, एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21, हाँ 372 है, तो 7 जा 21, 2 जा 42 है नीचे। ठीक है, नीचे कितना है 42 है। देखो बेटा 1375 दोनों में है, वो तो 1375 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1/7, यहाँ बचा 1/42। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 7 और 42 का एलसीएम आ जाएगा 42, और 7 6 जा 42 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये बचा 5/42, 5/42। अब चाहो तो डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। तो पहले 1375 मल्टीप्लाई 5 करना एग्जाम में, पहले डिवाइड मत करना, फिर डिवाइड करना 42 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 163.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो। तो ये हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है, ये हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है ग्लास की। पर रियल में कितनी है, रियल में भी देखो डेसिमल में निकाल लेते हैं, वो आपको कितना बेवकूफ बना रहा है। देखो 1375 डिवाइड बाय 7, देखो 196.4, तो ये आ रहा है 196.4। देखो 196.4 आपको बाहर से दिख रहा है, पर अंदर से कितना 163.7, तो कम है ना। ठीक है, तो जूस कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम आ चुके हैं। चलो पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप पढ़ो, ट्राई करो, क्योंकि अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो एक हमारा सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ ठोस एकदम, जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एंड जो बेस डायमीटर है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, टू इक्वल कोनिकल होल्स। तो यार फाइंड द वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड, कितना इजी क्वेश्चन है। रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या है, जो बचा हुआ है, तो सिलेंडर में से दोनों कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। और सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, कोर सिलेंडर की रेडियस भी दे रखी है, कोर सिलेंडर का सब दे रखा है। तो पहले हम वॉल्यूम सिलेंडर निकाल लेते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है आप यही शिकायत होगी, रुको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई रेडियस का स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू हाइट 14। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई रेडियस 2.1 का स्क्वायर इंटू हाइट 4। अब दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब देखो हम स्पीड में सॉल्व करते हैं, तुम भी लोग भी सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, देखो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक बहुत होती है, तो वो चीज कॉपी करके मत करना, वो खुद से ही करना। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो देखो, जो कट रहा है काटो, ठीक है, और जो बच रहा है उनकी मल्टीप्लाई करो। 22 7 14, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ रहा है हमारा 2156 माइनस, उधर भी जो कट रहा है वो काट दो, तो 7 3 जा 3 से 3 कट गया। ठीक है, और नीचे अब 10 और 10 रहने दो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है ना, आप दो के बाद डेसिमल लगा देते हो, तो बाकी फिर डिवाइड कर दो। 222, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, तो ये बचा 36.96। तो अब इनको माइनस करो, तो 2156 माइनस आंसर, तो ये बचा 2119.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये हमारा रिमेनिंग जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का ये बच गया। ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा बच गया। तो हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमारा रिमेनिंग वॉल्यूम बच गया। बहुत सिंपल था, इसमें कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट नहीं है, लास्ट 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 नहीं है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है,
दैट इज नॉट लास्ट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस सिलेंडर हाइट सर्कुलर बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस ऑफ वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। समझा क्वेश्चन में कुछ समझ में आया? वो कह रहा है जो इंटीरियर है बिल्डिंग का वो इस तरीके से है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन, एक हवेली जैसा, हवेली नहीं होती, देखिए हमारा इंटीरियर। और जो सर्कुलर की जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो दे रखी है 7 मीटर एंड हाइट जो दे रखी है एट 6 मीटर, surmounted by a right cone of same radius, रेडियस सेम है, और वर्टिकल एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। वर्टिकल एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 30 पर स्क्वायर मीटर। तो वो कह रहा है कितने रुपए लग जाएंगे अगर उसको अंदर से पेंट किया जाए। तो पेंट किस पे करोगे? सरफेस पे करोगे, तो हमें सरफेस एरिया निकालना। अब मेरे से बार बार ये क्वेश्चन मत पूछा करो टोटल सरफेस एरिया की कट सरफेस एरिया। यार बिल्डिंग है, बिल्डिंग का इंटीरियर है, इंटीरियर बंद थोड़ा होगा, ये वाला जो सर्कल है ये वाला सर्कल बंद थोड़ा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है जो कर्व, जो कोन है, कोन का भी कर्व दिख रहा है, अंदर से जब पेंट करोगे तो किस पे पेंट करोगे? कोन के कर्व पे पेंट करोगे। और सिलेंड्रिकल पार्ट पे पेंट करोगे तो किस पे पेंट करोगे? जमीन पे पेंट कर दोगे क्या? सिलेंडर पे पेंट करोगे ना, सिलेंडर के कर्व पे पेंट कर रहे हो, दोनों का कर्व सरफेस एरिया लिखना है। लेकिन एग्जाम में कहीं नहीं लिखा होगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वो आपको फील करना है कि सरफेसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सरफेस कौन कौन सी हैं, तो इसका भी हमें कब लेना है? दोनों का कब लेना है। तो पहले हमें एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ये है। और रेडियस तुम्हें कोन की दे रखी, कोन की रेडियस भी तुम्हें 7 मीटर दी हुई है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दोनों सेम बेसिस पे हैं, तो कोन और सिलेंडर की रेडियस सेम होगी। और सिलेंड्रिकल की जो हाइट है वो दे रखी है आपको 6 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन आप लिखोगे तो लिखोगे पाई आर एल, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोन की ना हाइट दे रखी है ना कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है, तो स्लैंट हाइट की ही जरूरत है, हाइट की जरूरत तो है भी नहीं। तो कोन की जब भी तुम्हें तीसरी चीज निकालनी हो, इस ट्राइंगल की हेल्प लो, इस ट्राइंगल की। देखो इन्होंने ये एंगल किसी पर्पज से दे रखा होगा, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री इतनी अच्छी है क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी, तो आपको पता है 60 डिग्री ये एंगल दिया है, ये इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये वाली साइड पता है, स्लैंट हाइट होती है ये। अगर आप cos cos 60 लगाओ तो देखो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मैंने बताया था आपको, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है, तो साइन 60 लगाता हूँ, इसका साइन 60, साइन 60 क्या हो जाएगा? 7/L, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन 60 की वैल्यू आप रख दो तो ये हो जाएगी √3/2 7/L। तो जो L की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14/√3, कितनी आ जाएगी? 14 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3L इक्वल टू 14, √3 डिवाइड कर दोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 14/√3। तो यहाँ से हमें L पता चल गया, ठीक है। क्या पता चल गया? L पता चल गया। अब जब L आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो? फिर तो आप सब कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ओ सरफेस एरिया एस लिखना है यार यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर 2πRh, 2πRh, दोनों से पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचा? L प्लस 2h, मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 7 इंटू 14/√3 प्लस 2 मल्टीप्लाई h, h किसकी है? सिलेंड्रिकल की है ना, तो 6 मीटर दे रखी है, h कितनी दे रखी है? 6, 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये 7 कट गया तो ये आ गया 22 14/√3 प्लस 12, ठीक है। चाहो तो अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, वरना एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर देखो एक रैशनलाइजेशन होता है जिसमें हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो अगर चाहो तो कर सकते हो, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/3 √3 प्लस 12, तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो।
तो ये हमारा एरिया हो गया, ये तो हमारा एरिया हो गया। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी कि देखो कॉस्ट जो दे रखी है वो 30 पर स्क्वायर मीटर दे रखी है, 30 पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक, मतलब इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब उन्होंने अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आपको 1.73 लेना पड़ेगा। तो अगर अगर मैं √3 की वैल्यू 1.73 लेता हूँ तो देखो इसका हमारा एरिया का एरिया क्या निकल के आएगा। तो 14 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइड बाई 3 प्लस का 12 मल्टीप्लाई 22, तो ये हमारा जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 441.61 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आया। अगर आप √3 की वैल्यू 1.73 रखते हो तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी, टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, मल्टीप्लाई बाय 30। तो 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 132484 रुपीस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना हमारा रुपए हमें देने पड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट है। तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना है। और अगर √3 वैल्यू दे रखी है तो 1.73 लिख देना है। ठीक है, टाइम हो, अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो कैलकुलेशन करने में तो छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से बाकी के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए जो आपको आते हैं। ठीक है, चलो 19th। तो आ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाइंड कोनिकल, भाई नीचे सिलेंडर ऊपर कोनी, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर दिस एंड द स्लैंट हाइट देयर की फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास व्हिच वाज द मीन आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ। ठीक है, बहुत बिल्कुल सेम क्वेश्चन होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, इस पूरे चीज का एरिया निकालना है, कब सरफेस एरिया, सिलेंडर का और कोन का, दोनों। इसमें तो आपको स्लैंट हाइट निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एल दे रखा है, सीधे सीधे एल की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, उसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा दोनों का ऐड करके। उसके बाद रुपए निकालने के लिए 500 से मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन, two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure। हाँ, ये क्वेश्चन की जो फिगर है मैं वो आपको बना देता हूँ। ये फिगर इस टाइप की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड ये आपको दे रखी थी 21 और ये आपको दे रखी थी पूरी 6 और ये आपको 2 कोण दे रखे थे। ठीक है, जरूरी नहीं है ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 कोण है, आपको आपको 2 कोण ये दे रखे हैं सिलेंडर के अंदर। ठीक, टू सॉलिड कोन से एंड वी आर प्लेसिंग सिलेंडर द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी। तो इन दोनों वॉल्यूम का जो रेशियो दिया है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है वॉल्यूम, तो इन दोनों कोन के जो वॉल्यूम का रेशियो दिया है वो 2:1 दिया है। तो पहले वाले कोन की हाइट हमें पता नहीं है और दूसरे वाले कोन की हमें हाइट नहीं पता, रेडियस तो दोनों की 3 मीटर है पर हाइट नहीं पता। तो इसकी हाइट मान लो h1 और इसकी हाइट मान लो h2। ठीक है, h1 और h2। अब अगर इस वाले कोन का आपको वॉल्यूम लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर इंटू h1, तो रेडियस दोनों की 3 है, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर इंटू h2 और ये आपको 2:1 दे रखा है। ये सब कट गया, h1/h2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/1। तो अगर h1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 2h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो h1 बराबर 2h2 आ जाएगा। और दोनों के हाइट प्लस करोगे तो 21 आना चाहिए ना, h1 प्लस h2 को जब प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। और h1 की वैल्यू 2h2 जरा रखो इस इक्वेशन में, h1 की जगह 2h2 रखो, 2h2 प्लस h2 इक्वल टू 21, तो 3h2 बराबर 21। तो h2 बराबर कितना आ गया, 7। और h2 अगर 7 है तो एक बची हुई कितनी होगी, 14। तो दोनों का जो ऐड है वो 21 आना चाहिए। इसका मतलब h1 कितनी होगी, 14। और एक बार दोनों कोण की हाइट आपको पता चल गई, अब तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जो भी उन्होंने पूछा होगा कि रिमेनिंग वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, वो वॉल्यूम, फलाना वॉल्यूम। तो h1 की वैल्यू और h2 की वैल्यू पता चल गई ना। तो यही तो इम्पोर्टेंट था कि हमें हाइट पता चल गई दोनों कोण की, कि पहला कोण हमारा थोड़ा सा लंबा है, दूसरा कोण हमारा थोड़ा सा छोटा है, दोनों कोण की हाइट हमें पता चल गई। फाइंड द हाइट्स पहला पार्ट आ गया, एंड कैपेसिटी ऑफ कोन। तो कोन की कैपेसिटी कैसे निकालोगे, चलो पहले हम 1 की निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई
आर स्क्वायर H1, तो 1/3 पाई 22/7। रेडियस तो दोनों की कितनी है 3। हाइट पहले वाली कितनी आई, पहले वाला लंबा है दूसरा लंबा है, पहला वाला कितनी आई 14 आई है 14। चलो सॉल्व करो, तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण निकाल लो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू हाइट, हाइट अब कितनी है उसकी दूसरे वाले कोण की, दूसरे वाले कोण की हाइट है 7, तो 7 से 7 3 से 3, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल वॉल्यूम मतलब कोण का जो वॉल्यूम है V1 प्लस V2, पूछा नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 8 6 3 जा 9 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ कोण का वॉल्यूम है, किसका है, कोण का है। अब वो कह रहा है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर माइनस ये टोटल दोनों कोण का घटा दो, तो पहले तो हम सिलेंडर का निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा ये आ जाएगा, रेडियस उसकी भी 3 है और हाइट उसकी टोटल 21 है, पूरा बड़ा वाला सिलेंडर पूरा हाइट 21 है, 7 3 जा 21, तो ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे, तो रिमेनिंग बहुत आसान है, सिलेंड्रिकल माइनस टोटल जो दोनों कोण का मिला के है, तो दोनों कोण का मिला के कितना है 198 है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, क्या है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, ये लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलो तो अब हम आ गए हैं अपनी केज बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पे, तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन को करते हैं एंड, लेकिन इससे पहले हम कर लेते हैं केज बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है। तो थके तो नहीं हो, थक गए हो तो पानी की बोतल ले लो, पानी पी लो, रेस्ट ले लो, रेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट का रेस्ट लो, इधर उधर घूमाओ, ठीक है, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करो। पर रेस्ट के चक्कर में ये नहीं कि बस लेट गए तो बस लेटे हैं, कल वीडियो ऑन हो रही है कि रील देख रहे हैं तो देखते जा रहे हैं, रील नहीं देखना होता रेस्ट में, ठीक है। म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा घूम सकते हो, टहल सकते हो, एकांत में बैठ सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो, ये सब कुछ करो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का पैराग्राफ होगा जिसे सिर्फ एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। तो द ग्रेट स्तूपा है सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन्स इन इंडिया एंड एन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, ठीक है। इट वाज ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो इट्स न्यूक्लियस वाज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रेक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। It is a perfect example of combination of solid figures, a big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it। तो कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डोम है, उसके ऊपर एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस इतनी सी फिगर है, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो क्यूबॉइड बना हुआ है और नीचे क्या है, नीचे आपका हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम, द हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर। तो ये देखो, ये आपका हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है, और इसी की हाइट तो इसी की रेडियस के बराबर है, तो ये हाइट आपको 21 दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ, सारा क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब ना कि पाई आर स्क्वायर, तो ये 22/7 हो जाएगा, और रेडियस 3 बार आ रही है, मतलब तो 3 बार ही आएगी, तो 3 7 जा 21। चलो तो जो बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करो फटाफट विदाउट यूजिंग योर कैलकुलेटर, तो ये आ गया 19404 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया। यूनिट मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर आपने गलत लिख दिया, गलत नहीं लिख दिया, आप ठीक लिख दो, आप होशियार बच्चे हो, तो ये आ गया, ठीक है। चलो द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी अभी तो लगाया है, अगर वो नहीं लगाया होता तो आंसर कैसे आया होता, तो 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर। अच्छा तो फाइंड, अच्छा अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो उस पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा है, क्या फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसने ये नहीं पूछा कि आपने अभी अभी जो फॉर्मूला लगाया है वो उसमें क्या फॉर्मूला, उसने स्फीयर लिखा है, हेमिस्फीयर नहीं लिखा है, तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है, यही बच्चे मात खा जाते हैं।
तो उसने स्फीयर लिखा है, हेमिस्फीयर होता 2/3 πr³ होता है, स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है तो 4/3 πr³ ठीक है। तो आप लोग नहीं आ सकते। द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। तो हेमिस्फेरिकल डोम को कवर करना है एक कपड़े से, तो एक कपड़े से ढकोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सरफेस को ही ढकोगे, तो कब सरफेस एरिया चाहिए, तो कब सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, क्या होता है 2πr², 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14, तो निकालो जरा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, तो 1232, तो 1232 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर में ही लिखी जाती है, ठीक है। चलो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम, तो हेमिस्फेरिकल डोम का तो एरिया अभी अभी हमने निकाला है। अच्छा, इस बार रेडियस बदल दी है, ठीक है, तो रेडियस दुगनी कर दी है, पहले रेडियस कितनी थी, रेडियस 14 ही थी क्या, हाँ रेडियस 14 ही थी, तो हम इसका आंसर तो 1232 लिख देंगे। तो हेमिस्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का प्लस क्यूबॉइड का, तो हेमिस्फीयर का निकाल चुके हैं, दोबारा मेहनत क्यों करनी है, तो 1232, और क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है 2LB + BH + H। हेमिस्फीयर के ऊपर एक टॉप है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक वो रखा हुआ है क्यूबॉइड, ठीक है। चलो मैं आपको फिगर बनाता हूँ, तो जो आप ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूँ तो सर्कल ही दिखेगा, और यहाँ पर एक क्यूबॉइड रखा हुआ है, तो क्यूबॉइड की सिर्फ 5 सरफेस ही तो हैं जिनका एरिया आपको दिख रहा है, नीचे वाली सरफेस है वो तो हेमिस्फेरिकल से हेमिस्फीयर से टच है, तो हम L और सरफेस एरिया होता क्या है L × B होता है, इसका मतलब ये L और × B हम एक ही बार लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया 1 2, एक मिनट रुको, 1 2 3 2 प्लस L भी हम एक ही बार लिखेंगे, ये चीज हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ये तो है, तो ये टोटल 5 सरफेस हो गए, ठीक है। क्यूबॉइड का ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस का एरिया L × B होता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, ध्यान से भी तो पढ़ाई नहीं की है, तो जो टॉप की सरफेस होती है, जो बॉटम की सरफेस होती है, इसका एरिया L × B होता है, तो L × B अब एक ही बार लिखना है क्योंकि नीचे वाली सरफेस तो छुपी हुई है, तो बाकी की 5 सरफेस के लिए लिखना है, तो 4 सरफेस तो हमारी यही हो गई, और एक सरफेस हमारी ये है L × B ऊपर वाली। एक एरिया में और माइनस करना है, सोचो कौन सा, सोचो। अब हेमिस्फीयर का एरिया इस समय मैंने पूरा लिखा है, पर पूरा नहीं है क्योंकि इतना एरिया तो छुप गया ना, इतना तो हेमिस्फीयर का एरिया छुप गया ना, तो ये एरिया और माइनस करना है, ये एरिया है किसके बराबर, अगेन LB के बराबर है, तो L × B, तो ये वाली टर्म पूरी कट ही जाएगी, ये वाली टर्म पूरी कट ही जाएगी, तो हमारा एरिया आया 1232 प्लस 2, यहां से अगर H कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा L + B, क्या हो जाएगा L + B, चलो रखो, तो 1232 प्लस 2 मल्टीप्लाई H, अब देखो ये L दिया होता है, ये B दिया होता है, ये H दिया होता है, तो H दिया है 4, L + B, L + B 8 + 6 हो गया 14, तो 2 × 4 × 14, 2 × 4 × 14, 112, और ये ऐड कर दिया तो आ गया 1344, कितना आ गया 1344, ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, L और B का एरिया क्या, 8 6 48, तो 1392, तो उन्होंने वो कंसिडर किया है L × B, उन्होंने कंसिडर किया है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, उन्होंने माइनस नहीं किया, तो हो सकता है उन्होंने कंसिडर किया हो, चलो ठीक है, इसको मैं देख के बता दूंगा, उन्होंने जो ये वाला है ना, ये टर्म माइनस नहीं किया, तो तभी इसका आंसर 1392 आंसर आ रहा है, लेकिन वैसे माइनस करनी चाहिए क्योंकि वो जो सरफेस है वो तो कवर हो रही है ना, ऊपर अगर क्यूबॉइडल चिपका हुआ है, डोम से चिपका हुआ है, तो वो सरफेस तो उसकी भी कवर हो रही है हेमिस्फीयर की, तो हमें पूरा 1 2 3 2 तो लेने की जरूरत है नहीं, कि उतना तो हमें माइनस करना पड़ेगा, उतना एरिया, ठीक है, तो वही है, कोई बात नहीं, तो ये आप एग्जाम में भी ट्राई कर सकते हो, तो 1344 में ये दोबारा ऐड कर दो L × B, तो 8 × 6 48, तो 1344 में जब 48 ऐड करोगे तो आ जाएगा 1392, तो 1392 इज द राइट आंसर, ठीक है, लेकिन 1344 होता तो हम वही ऑप्शन को टिक करते, वो ऑप्शन नहीं है,
ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ होते तो फिर ये हमारा चिंता का विषय होता। अभी ये चिंता का विषय नहीं है क्योंकि अभी एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। तो इस वाली वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करो, रिवीजन करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट चैप्टर का टारगेट करो। और अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, किसके क्वेश्चन चाहिए, जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।